चलिए आज समय में बहुत पीछे चलते हैं और भारत की कहानी की एकदम शुरुआत को समझते हैं। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये एक पहेली को सुलझाने जैसा है कि आखिर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पेचीदा सभ्यताओं में से एक ने जन्म कैसे लिया। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? सोचिए, कोई 3 लाख साल पहले, जब पहले पत्थर के औजार बने थे। हम देखेंगे कि कैसे इन मामूली शुरुआत से इतने शानदार शहर खड़े हो गए, फिर शक्तिशाली साम्राज्य बने और आखिर में वो महान विचार पैदा हुए जो आज भी दुनिया को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एकदम गहरे अतीत से, एक ऐसे जमाने से जिसे पत्थर ने शक्ल दी। यहीं पर शुरुआती इंसानों ने शिकारी जीवन से किसान बनने का सफर तय किया और शायद अनजाने में ही एक बहुत बड़ी सभ्यता की नींव डाल दी। देखिए, ये तरक्की बहुत धीमी थी पर क्रांतिकारी थी। जरा सोचिए, पत्थर के मामूली औजारों से खेती और धातु के काम में महारत हासिल करने तक का सफर। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था, ये इंसान का खानाबदोश जिंदगी से हटकर पहले गांव और समाज बनाने की तरफ पहला बड़ा कदम था। और फिर उन शुरुआती बस्तियों से कुछ ऐसा निकला जो हैरान कर देने वाला था। इतिहास में एक लंबी छलांग और हम पहुंचते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यमयी शहरों में। एक ऐसी दुनिया जो अपने वक्त से सदियों आगे थी। जब 1920 के दशक में इन शहरों को खोजा गया ना, तो उसने सचमुच इतिहास को पलट कर रख दिया। इसने उस औपनिवेशिक सोच को तोड़ दिया कि भारत को सभ्य बनाने के लिए बाहर वालों की जरूरत थी। हकीकत तो ये थी कि जब यूरोप के कई हिस्से अभी बस पनप ही रहे थे, तब भारत में एक कमाल की शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। और यहाँ के जो शहर थे, कमाल के थे। सोचकर देखिए, एकदम सीधी ग्रिड प्लान वाली सड़कें, जमीन के नीचे पानी की निकासी का बेहतरीन सिस्टम और अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम। यहाँ तक कि उनके पास ग्रेट बाथ जैसी सार्वजनिक जगहें भी थीं। ये एक ऐसा शहर था जिसकी तारीफ आज के इंजीनियर भी करेंगे। लेकिन फिर ये सब गया कहाँ? इतनी शानदार सभ्यता अचानक जैसे हवा में गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई प्राचीन इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक। उन शहरों के खंडहरों पर एक बिल्कुल ही नई दुनिया ने जन्म लिया। ये वैदिक दौर था, एक ऐसी संस्कृति जिसने वेदों के जरिए भारतीय समाज की पूरी बुनियाद ही बदल कर रख दी। और ये जो बदलाव था वो कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा फर्क था। शुरुआती वैदिक दौर में समाज कैसा था? कबीलाए, घुमंतू, जहां जिसके पास ज्यादा मवेशी वो ज्यादा अमीर। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। समाज खेती पर टिक गया, वंश से चलने वाले राजा आ गए और एक सख्त वर्ण व्यवस्था बन गई। मतलब आजादी से नियमों की जकड़न की तरफ एक बड़ा बदलाव। अब देखिए, जब कोई समाज इतना सख्त और नियमों में बन जाता है तो सवाल तो उठते ही हैं। इसी तनाव और बेचैनी ने भारत की सबसे बड़ी बौद्धिक और दार्शनिक क्रांति को जन्म दिया, जिसने उस पुरानी व्यवस्था को सीधी चुनौती दे दी। इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में थे ब्राह्मण पुजारी और उनके बड़े बड़े महंगे यज्ञ। लेकिन समाज के दूसरे लोग, खासकर क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ग, अब इन यज्ञों और इनकी ताकत पर सवाल उठाने लगे थे। तो इस बेचैनी से एक रास्ता निकला, खुद को पूरी तरह से तपा देने का, आत्मत्याग का। ये जैन धर्म का मूल विचार था, जहां माना गया कि मोक्ष सिर्फ कठोर तपस्या और हर जीव के प्रति पूरी तरह से अहिंसा अपनाने से ही मिल सकता है। और इसी के साथ साथ एक दूसरा रास्ता भी सामने आया, मध्यम मार्ग। ये बौद्ध धर्म का रास्ता था, जो सिखाता था कि ज्ञान न तो ज्यादा ऐशो आराम में है और ना ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देने में। असली रास्ता इन दोनों के बीच का है, संतुलन का है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे तरक्की, फिर पतन और फिर एक नई जागृति, इन चक्रों ने मिलकर उस सभ्यता की नींव तैयार की जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं। तो आखिर प्राचीन भारत ने हमें विरासत में क्या दिया? उनके शहरों ने हमें शहरी योजना का पहला सबक सिखाया। उनके सामाजिक ढांचे ने सदियों तक समाज को एक शक्ल दी और उनके दार्शनिक विचारों जैसे कर्म और अहिंसा ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। तो ये सोचने वाली बात है कि हजारों साल पहले जो नींव रखी गई थी, शहर बनाने के तरीके, समाज को जोड़ने के विचार और जिंदगी का मतलब ढूंढने की कोशिशें, उनका असर आज की इस मॉडर्न दुनिया पर किस तरह पड़ रहा है। उनकी गूंज आज भी हमारे चारों ओर सुनाई देती है।